हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रोफेसर ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ नए नए तथ्य लेकर के, नए नए उदाहरण लेके और नए नए कारक लेकर के। इससे पहले कि हम टॉपिक पे जाएं, मेरी हमेशा की रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालें। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने कमेंट दिए थे उनके लिए, और आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों का कि आपको हमारे वीडियोस वैसे पसंद आ रहे हैं। तो चलिए, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये हमने कल छोड़ा था, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें जैविक कारक हमने पढ़ लिया था। मानसिक मनोवैज्ञानिक कारक में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट था, क्या था पहला पॉइंट? नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट था द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। द्वंद्व 3 प्रकार के थे, उपागम उपागम, प्लस प्लस, और उपागम परिहार प्लस माइनस, परिहार परिहार माइनस माइनस। ये तीनों द्वंद्व हमने पढ़ लिए थे। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है मानसिक के अंदर, वो है तनाव, स्ट्रेस। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि तनाव क्या आता है, बेसिकली आप सब जानते हो, शायद इस तनाव को आपने फील भी किया होगा, लेकिन क्योंकि हमें बताना है तो हम इसको परिभाषित करते समय अलग से शब्दकोशों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति के सामने अनावश्यक मांग रख दी जाती है, कोई भी व्यक्ति के सामने अनावश्यक मांग रख दी जाती है जिसको पूरा करने में वो असक्षम है, तो वो कैसी स्थिति में आएगा? वो आएगा तनाव की स्थिति में, स्ट्रेस की स्थिति में। पहले मैं आपको समझा देती, फिर हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में एक आदमी है और उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, ठीक है। मिडिल क्लास, वो एक टीचर, अध्यापक मानेंगे हम, तो अध्यापक को हम ज़्यादा अमीर भी नहीं बोल सकते और गरीबों की श्रेणी में भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो एक अध्यापक है और क्योंकि वो रिटायर हो चुका है तो लगभग उसकी स्थिति ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। तो जब बेटी की शादी करनी है तो आगे से डिमांड आती है, डिमांड नहीं आती, पहले वो लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप इतने अच्छे अध्यापक हैं, आपकी बेटी हमारे घर आ जाएगी तो वही हमारे लिए सब कुछ है, बस आप लोग बारात की खातिरदारी थोड़ी सी बढ़िया कर देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब ऐसा बोला तो उस अध्यापक ने सोचा, जब भाई वो कुछ ले ही नहीं रहे, कुछ मांग ही नहीं रहे, सिर्फ खातिरदारी ले रहे हैं, तो क्यों ना मैं 5 स्टार होटल में मेरी बेटी की शादी कर दूं। तो वो 5 स्टार होटल बुक करवा देता है और सब कुछ चीज़ें एकदम टिप टॉप करवा देता है कि पैसे तो वैसे ले नहीं रहे, ना दहेज ले रहे हैं, ना कोई डिमांड है उनकी, तो क्यों ना अच्छे तरीके से शादी करवाई जाए। कुछ समय बाद जब शादी की डेट पास आने वाली होती है तो ससुराल वालों से जो बेटी का ससुर है, या बोलेंगे कि जो लड़के का पिता है, उसका फ़ोन आता है अध्यापक जी के पास और वो बोलते हैं कि देखिए, जो आपके कुंवर सा हैं, अब उनकी ऑफिस थोड़ी दूर हो गई है। पहले 2-3 किलोमीटर दूर थी, जो स्कूटी पे चले जाते थे, अब वो स्कूटी बहन की थी, बहन ले गई, और अब जो उनका ऑफिस है वो आपका 20 किलोमीटर दूर हो गया है। तो आपका जो दामाद है, ये हम नहीं मांग रहे हैं, आपके जो दामाद हैं उनको असुविधा ना हो इसके लिए अगर आपके दामाद गाड़ी आपके दामाद को अगर मिल जाए तो उनको सुविधा होगी। ये हमारी कोई डिमांड नहीं है, ये आपके दामाद के लिए है। तो फिर जो अध्यापक जी वो बोलते हैं कि ठीक है, गाड़ी ले रहे हैं तो कोई क्यों ना मारुति 800 दे दी जाए। तो फिर पिताश्री बोलते हैं, जो लड़के के पिताजी हैं वो बोलते हैं कि मारुति तो आजकल थोड़ी ट्रेड में नहीं चल रही, तो कम से कम क्रिस्टा ये तो दो आप। तो वो कैसे तनाव में आएगा? बहुत ही गंभीर तनाव में आ जाएगा। इस प्रकार की जो सोच है कि पहले क्या थी, पहले कोई भी डिमांड नहीं थी, उसके बाद सीधी गाड़ी पे आ जाती है, ठीक है। अब वो किसी तरह एडजस्ट करता है कि चलो कोई बात नहीं, एक ही चीज़ मांगी है तो गाड़ी दे देंगे, किसी से एडजस्ट करता है पैसे वगैरह। अब जैसे ही 2-3 दिन शादी के बाकी हैं, उससे पहले
फिर ससुर जी का फ़ोन आता है। ससुर जी कहते हैं कि जो आपका दामाद है, उस दामाद को वो कह रहे हैं कि जो अध्यापक जी हैं आजकल कूलर ख़राब हो गया है, क्यों ना एक एसी दे दें। तो एक एसी की बजाय जो आपके दामाद हैं वो कह रहे हैं कि मैं एसी में सो के और मेरे मम्मी पापा को पंखे में सुलाऊं, मुझे पसंद नहीं है, तो कम से कम 3-4 एसी तो अध्यापक जी दे ही देंगे। तो अब क्या हो रहा है, अब वो जो अध्यापक है, पहले गाड़ी की डिमांड, उसके बाद एसी, एक भी नहीं कम से कम 3-4 एसी। ये दोनों कारक व्यक्तित्व को किसकी ओर ले जाएंगे, तनाव की ओर ले जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों तनाव की ओर इसलिए ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने बेटी का रिश्ता कर दिया है, और रिश्ता तोड़ने पे आपको पता है भारतीय संस्कृति ऐसी है कि अगर किसी का रिश्ता एक बार टूट जाता है तो कारक चाहे कोई भी हो, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका दोबारा रिश्ता होने में थोड़ी सी समस्या होती है और समाज उसको थोड़ी अलग निगाहों से देखता है। और इस रिश्ते को करने के लिए जो अध्यापक जी हैं वो तनाव में आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इन स्ट्रेस को पार करने के लिए व्यक्ति को 3 कारकों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि स्ट्रेस किस कारण से आया है। जो है तनाव जो है 3 कारण से आता है। एक तो ये, इसको हम बोलेंगे उत्पत्ति, दूसरा होता है मात्रा, और तीसरा होता है काल या समय। यानी ये वे कारण हैं जिनके द्वारा तनाव बढ़ता या कम होता है। सबसे पहले जैविक का एक उदाहरण देती हूँ आपको, उसके बाद हम लिख लेंगे। जैविक के अंतर्गत हम देखते हैं कि कक्षा में एक बच्चा है, के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है जो खिंचा खिंचा सा रहता है, जो थोड़ा परेशान रहता है, और पढ़ने में भी अब टेस्ट के दौरान नंबर कम आए हैं, तो टीचर ने क्या किया कि उसके कारण को जानने की कोशिश की। ये बच्चा इंटेलिजेंट बच्चे जब क्लास में ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर डल बच्चों की क्या रहेगी। तो उन्होंने कारण जाना कि उसके पिता को कैंसर है। क्या है, उसके पिता को कैंसर है। उस कैंसर के तनाव के कारण वो बच्चा ना तो मन लगा पा रहा है पढ़ाई में, ना ही मित्रों से घुल मिल पा रहा है, और उस तनाव के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण उसके नंबर कम आए हैं। तो पहला जो जैविक कारक है वो कौन सा हो जाता है, आपका जो कैंसर है, दैहिक है, जिसको हम कम या ज़्यादा या फिर एक तरह से बोलेंगे कि इसको हम नकार नहीं सकते। दूसरा है आपका मात्रा, यानी तनाव की मात्रा कितनी है। तो मात्रा में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं क्लास में, मेरे पास 100 रुपये का नोट है, मैं क्लास में आती हूँ और किसी दौरान कक्षा लेते वक्त मेरा 100 रुपये का नोट गिर जाता है। अब मैं बाद में देखती हूँ मेरे पर्स में कि 100 रुपये का नोट गिर गया है, तो क्या वो 100 रुपये का नोट गुम हो जाने से मैं तनाव की स्थिति में आऊँगी? नहीं आऊँगी। क्यों? क्योंकि वो जो मात्रा है पैसे की वो कम है, 100 रुपये इतने मायने नहीं रखते। और मान लीजिए कि मेरे पर्स में 10,000 रुपये हैं और वो गिर जाते हैं, तो क्या 10,000 रुपये गुम होने के बाद कक्षा से निकलते ही, और जब मुझे पता चलेगा कि मेरे पर्स में जो 10,000 रुपये थे वो अब नहीं है, तो क्या मैं तनाव की स्थिति में आऊँगी? जी हाँ, 100 रुपये के लिए, क्योंकि ये जो मात्रा है ये कम है और 10,000 रुपये जो मात्रा है इसकी अधिक है, तो अधिक जो मात्रा होती है इसके कारण मेरे अंदर किसकी स्थिति उत्पन्न होगी? तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो पैसे की जो मात्रा है जिसके लिए है, एक बच्चे के लिए तो 100 भी मायने रखेगी, लेकिन क्योंकि हम आजकल कमा रहे हैं तो हमारे लिए 100-200 इतने मायने नहीं रखेंगे। तो वो जो मात्रा है, तनावकर्ता वाली जो मात्रा है, जिसके लिए तनाव पड़ रहा है, उस मात्रा पे भी निर्भर करता है तनाव किस प्रकार का हो। तीसरा आएगा आपका काल।
काल या समय हम बोलेंगे इसको। तो इसका अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए आया हुआ समय जो बुरा हो। जैसे हमें बुखार हो जाता है, बुखार आज हुआ कल खत्म हो गया, तो क्या तनाव लेंगे हम? कोई तनाव नहीं लेंगे। दूसरा, हमें पीलिया हो जाता है, ठीक है, पीलिया 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार ट्रीटमेंट चला रहे, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर भी पीलिया खत्म नहीं हो रहा। तब हमारी कैसी स्थिति आएगी? तनाव की स्थिति आएगी। कहने का अर्थ है वो जो बीमारी है जो ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं जा रही और उसमें समय अधिक लग रहा है, उस बीमारी में समय अधिक लग रहा है तो पैसे भी अधिक लगेंगे, तब हमारे ऊपर कैसी स्थिति आएगी? तनाव की स्थिति आएगी। आइए इसको लिख लेते हैं। जब व्यक्ति के सामने आवश्यकता से अधिक या कोई अनुचित मांग रख दी जाए जो व्यक्ति के अस्तित्व को खतरे में डाल दे, तब तनाव पैदा होगा। तब तनाव पैदा होगा। और ये जो तनाव है आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। और जब व्यक्ति में कोई तनाव पैदा करेगा तनाव पैदा होता है, तब सबसे पहले कोई तनाव करता होगा जो उस व्यक्ति पर आक्रमण करेगा। इस तनावकर्ता
3 विशेषताएं होंगी। 3 विशेषताएं होंगी। पहली आपको बताई थी मैंने, उत्पत्ति या जैविक जिसे हम बोलेंगे। दूसरी आपको बताई थी मात्रा, और तीसरी आपको बताई थी समय या काल। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये सारा समझा दिया है, एक बार क्योंकि हमने लिखा है इसको रिपीट कर लेते हैं। जब व्यक्ति के सामने आवश्यकता से अधिक या कोई अनुचित मांग रख दी जाए जो व्यक्ति के अस्तित्व को खतरे में डाल दे, तब तनाव पैदा होगा। और तनाव जो होता है वो आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं। आत्मनिष्ठ का क्या अर्थ है कि केवल मेरे पे अगर तनाव पैदा हो रहा है, अगर मैं तनाव में हूं, तो जरूरी नहीं सबके लिए वो तनाव बराबर हो। समझ रहे हैं आप कि अगर मेरे ऊपर कोई तनाव अधिक मात्रा में पड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो तनाव आपके लिए भी बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर रहा हो। तो तनाव जो होता है वो आत्मनिष्ठ होता है। अगर किसी एक पर पड़ता है तो वही मात्रा, ज़रूरी नहीं दूसरे पे बराबर मात्रा में पड़ रहा हो, या मेरे ऊपर पड़ रहा है तो आप पे भी पड़ना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता। यानी सभी पर तनाव की जो मात्राएं होती हैं वो कम ज़्यादा होती हैं, किसी पे होती नहीं, किसी पे बहुत अधिक होती है, तो इसको बोला जाता है आत्मनिष्ठ। यानी एक व्यक्ति पर इसका अलग प्रभाव रहता है, दूसरे पर अलग रहता है। ठीक है। अब देखिए जो अनुचित मांग थी, तो मैंने आपको दहेज वाला उदाहरण बताया था कि पहले गाड़ी मांग ली, फिर क्या कर दिया, उस पर एसी मांग ली। ठीक है। तो ये आवश्यकता से अधिक मांग हो गई। अगर व्यक्ति के सामने कोई आवश्यकता से अधिक मांग ली जाती हो, अनुचित मांग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को बोलते हैं कि मैडम आप मेरे को नोट्स दे दो, तो नोट्स मांगना कोई अनुचित मांग नहीं है, तो मेरे ऊपर तनाव नहीं आएगा, ये उचित मांग है। आप बोलते हो कि मैडम आपके समझाने का तरीका हमें समझ में नहीं आता, इसको बदलिए, तो क्या उचित है या अनुचित मांग है? ये उचित मांग है, मैं उसको बदल दूंगी, उसके लिए मेरे ऊपर कोई तनाव नहीं आएगा। लेकिन अनुचित मांग क्या होगी? मान लीजिए मैंने रीट का क्वेश्चन पेपर बनाया और आपको पता चल जाता है कि प्रोफेसर ललिता ने क्या बनाया है, रीट का क्वेश्चन पेपर बनाया, तो आप फटाफट दौड़े दौड़े आते हैं और फटाफट मेरी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा और कहा मैडम फटाफट मेरे को आप रीट का क्वेश्चन पेपर दीजिए। अब उस स्थिति में जब एक तरफ मैं पेपर नहीं दे सकती, दूसरी तरफ आपने मेरे सर पर रिवॉल्वर रख रखी है, तो मैं कौन सी स्थिति में आऊंगी? तनाव की स्थिति में आऊंगी। तो ये इसके अंतर्गत। अब देखिए जब व्यक्ति में कोई तनाव पैदा होता है तब सबसे पहले कोई तनाव करता होगा। तनाव करता यानी क्या होता है? तनाव करता कौन होता है? तनाव देने वाला, जो उस व्यक्ति पर आक्रमण करेगा। इस तनावकर्ता की 3 विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता है, देखिए 3 मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको याद रहे। इस तनावकर्ता की कितनी विशेषताएं होंगी? 3 विशेषताएं होंगी। सबसे पहली होगी जैविक या उत्पत्ति, यानी जो 3 विशेषताओं में पहली है जैविक उत्पत्ति, यानी जो कैंसर वाला उदाहरण दिया था मैंने आपको कि वो जैविक है। वो जो बच्चा अपने पिता के कैंसर की खबर सुन के जो तनाव में आ गया था वो इसके अंतर्गत आएगा। उसका तनाव कैसा है? जैविक तनाव। दूसरा जो मात्रा है, जो मैंने आपको 100 रुपये वाली और 10,000 वाली बताई थी कि 100 रुपये में कोई तनाव की स्थिति नहीं आती और 10,000 रुपये गुम हो जाते हैं तो वो तनाव की स्थिति आएगी। वो किसके अंतर्गत आएगी? वो मात्रात्मक है तनाव। ठीक है। उसके बाद आता है समय काल, कि हमें बुखार होता है, ऐसी बीमारी होती है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या तनाव लेंगे? कोई तनाव नहीं लेंगे। और ऐसी बीमारी जो
कुछ महीनों तक जा ही नहीं रही, जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, ट्रीटमेंट करते करते पैसे भी सारे खर्च हो गए, ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान आपके शरीर में और भी अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो गई, तो वो स्थिति, वो जो समय है बहुत ज़्यादा जो बीमारी के लिए बढ़ गया, वो हमारे लिए क्या उत्पन्न करेगा, तनाव उत्पन्न करेगा। अब दोस्तों इसके बाद जैसे तनाव उत्पन्न करेगा, वैसे ही इस तनावकर्ता को संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य से कम 4 दौरों में से गुजरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 दौर में से इसको गुजरना पड़ेगा। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य से निकलना होगा, जिसमें 4 विशेषताएं आती हैं। जिसमें कितनी विशेषताएं आती हैं? 4 विशेषताएं आती हैं। पहला है मूल्य, दूसरा है अपेक्षाएं, तीसरा है रक्षा तंत्र, और चौथा है कोपिंग व्यवहार। अब देखिए, जो तनाव करता है उसको संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य से निकलना होगा, जिसकी 4 विशेषताएं हैं। अगर कोई भी तनाव आप में उत्पन्न होता है, कोई तनाव आप में उत्पन्न होता है, तो उसको इन 4 विशेषताओं से गुजरना होगा, तब उस तनाव की स्थिति आगे बढ़ेगी। सबसे पहले है मूल्य। मूल्य क्या होगा कि मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ मैं। मूल्य के अंतर्गत कोई एक बहुत बड़ा आईपीएस अधिकारी है, और वो आईपीएस अधिकारी बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि जिसका केस उसने ले रखा है, या फिर हम बोलेंगे कि वो जो आईपीएस अधिकारी है उसको किसी ने 5 लाख रुपए जो है वो रिश्वत देने के लिए तैयार करके रखे हैं, और उस आईपीएस अधिकारी को कहा है कि अगर आप हमारी ये समस्या सॉल्व कर देते हैं तो आपको मैं ये 5 लाख रुपए दूंगा। अब बताइए कि वो जो आईपीएस अधिकारी है, अगर उसके मूल्य उत्तम होंगे, उसके मूल्य उच्च होंगे, तो क्या वो उस रिश्वत की तरफ देखेगा? नहीं देखेगा। अगर उसके मूल्य उच्च होंगे तो वो रिश्वत को इग्नोर करके केवल अपने मूल्य की ओर ध्यान देगा, और कोई तनाव उसमें उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी स्थिति, जब उसके मूल्य निम्न प्रकार के होंगे, घटिया प्रकार के मूल्य होंगे, तब वो सोचेगा कि ये 5 लाख रुपए ले लिए जाएं, और जब वो उनको लेने के लिए सोचेगा तो उसमें उत्पन्न होगा तनाव। क्यों? क्योंकि लेने के लिए सोचेगा तब उसमें तनाव इसलिए उत्पन्न होगा कि फिर वो ध्यान लगाएगा कि अपन 5 लाख रुपए ले तो रहे हैं, कहीं अपने ऊपर सीबीआई ने छापा मार दिया, कहीं किसी तीसरे मेंबर ने देख लिया तो क्या होगा। ऐसे अनेक प्रकार की संकल्पनाएं उसके मस्तिष्क में विकास कर लेती हैं। वो कब करती हैं? जब हमारे मूल्य निम्न प्रकार के हों। ठीक है, हमारे मूल्य जब निम्न प्रकार के होंगे तब हम क्या करेंगे, उस मूल्य को लेने के लिए
उस मूल्य को लेने के लिए, उस 5 लाख रुपए को लेने के लिए जब हम गिर जाते हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर हमारे मूल्य उच्च होंगे, अगर हमारे मूल्य उच्च होंगे तो हम उन 5 लाख रुपए की ओर ध्यान ही नहीं देंगे और जो हमारे अंदर तनाव भी पैदा नहीं करेगा। दूसरा है आपका अपेक्षाएं। अपेक्षाओं के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अगर हम रूढ़िवादी विचारों के हैं, अगर हम रूढ़िवादी विचारों के हैं और अगर हम नए विचारों के हैं, आधुनिक विचारों के हैं, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये भी हमें तनाव पैदा करने के लिए सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता है और उसके बेटे की बहू आई है। बेटे की बहू आई तो वो वृद्ध व्यक्ति देखता है कि जब उसकी पत्नी थी और उसके पापा के सामने इतना इतना घूंघट करती थी, उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी उसके ससुर के सामने इतना घूंघट करती थी। जब उसके बेटे की बहू आई तो घूंघट यहाँ चला गया। कहने का अर्थ है थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि ये आधुनिक जमाना है तो ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब तीसरी स्थिति होती है कि जब उसका पोता आया तो उसकी जो पुत्र वधू आई उसका पल्ला एकदम ही पीछे गया। अब उसकी अपेक्षाएं ऐसी हैं कि वो पुराने विचारों का है। अगर वो पुराने विचारों का है तो उसके माइंड में बार बार ये बातें आएंगी कि पहले तो घूंघट होता था, फिर सर पे आया और तीसरी पीढ़ी ने क्या कर दिया, इसको एकदम ही गिरा दिया। अगर इनको हमारा समाज देख लेता है कोई क्या कहेगा, ठीक है, इनके बारे में क्या विचार बनाएगा, मेरे बारे में क्या विचार बनाएगा। और वो व्यक्ति कैसी स्थिति में आता है, तनाव की स्थिति में आता है। वो अपेक्षा करता है कि जैसे मेरी माँ या मेरी पत्नी रहती थी उसी प्रकार वो नई लड़की भी रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। और अपेक्षाएं अगर नहीं होती, अगर कोई आधुनिक ज़माने का व्यक्ति अगर वो बन जाता, वो बुजुर्ग व्यक्ति अगर आधुनिक ज़माने में अपना समायोजन कर लेता है तो उसकी अपेक्षाएं नहीं रहेंगी, और अपेक्षा नहीं रहेंगी तो वो तनाव की स्थिति में भी नहीं आएगा। रक्षा तंत्र होता है किसी भी तनाव की स्थिति को आने पर और उससे बचने के लिए कोई उपाय दे देना, उसको कहेंगे रक्षा तंत्र। इनको मैं आगे आपको लिखवा करके समझाऊंगी। एक बार ऐसे कर रहे हैं। कोपिंग व्यवहार होता है कि कोई भी तनाव की स्थिति आती है, एक ऐसा उपाय देना जो दूसरे के समझ में आ जाए और दूसरे उसको सही प्रतीत माने। तो ये 4 प्रकार की ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं जिनसे होकर के तनाव को गुजरना पड़ता है और इनके दौरान ही निर्णय हो पाता है कि तनाव किस प्रकार का है। तो आज हम कल इन पॉइंट को डिस्क्रिप्शन में करेंगे, इनका विवरण लिख के, इनकी परिभाषाएं लिख के करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।